हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का जो हवलदार क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था 10 जून को, इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो देखिए, त्रिपुरा जो है यह राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं शून्य रेखा। दूसरा है, असम भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो असम उत्तर में भूटान के साथ और दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है, सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम 3 देशों तिब्बत जो कि चीन के नियंत्रण में है, नेपाल और भूटान के साथ सीमा बनाने वाला रणनीतिक राज्य है। इसके उत्तर और पूर्व में तिब्बत स्थित है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मृदा और उससे क्षेत्र के मिलान करना है हमें। तो देखिए, जो जलोढ़ मृदा है यह उत्तरी भारत के मैदान में पाई जाती है। तो ये वाला तो सुमेलित है। काली मृदा ये दक्कन ट्राइब स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मृदा जो है यह मिट्टी अत्यधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्य में तीव्र निच्छालन प्रक्रिया से बनती है, ना कि मरुस्थल में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वन मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भिलाई, ये भिलाई है। तो ये छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सोवियत संघ के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ये याद रखना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना और यूएसएसआर ने मदद की थी। उसके बाद है भद्रावती। तो यह प्रसिद्ध लौह और इस्पात संयंत्र जो है ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भद्रावती नदी के किनारे पर स्थित है, न कि गुजरात में। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा। बोकारो, देखिए बोकारो कहाँ है, झारखंड में है। यह भी सोवियत संघ के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में से बनाया गया था। उसके बाद है दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ये ब्रिटेन के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। परमाणु ऊर्जा स्टेशन दिया है हमें और राज्य। तो देखिए, तारापुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ए का हो गया 3। उसके बाद यह तारापुर जो है ये भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जिसे 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। उसके बाद है रावत भाटा। तो रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है। नरोरा जो है वो है उत्तर प्रदेश में और काकरापार जो है वो है गुजरात में। इसके साथ याद रखना है कि कुंडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है और कुंडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये रूस के सहयोग से बनाया गया है। कैगा जो है यह परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन हो जाए हमारा सी। नेक्स्ट है, कथन दिया है कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इस पैंजिया के मध्य में टेथिस सागर था। तो ये गलत है। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के अनुसार पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था। शुरू में पृथ्वी पे एक जमीन थी जिसका नाम था पैंजिया, और ये पैंजिया चारों तरफ पानी से घिरी हुई थी, जिसको हम बोलते थे पैंथालासा। जब तो पैंजिया के टूटने के बाद टेथित सागर बना है, और टेथित सागर पैंजिया के टूटने के बाद इसके उत्तरी और दक्षिणी भागों के मध्य विकसित हुआ था, न कि शुरुआत में इसके बीच में था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है, उत्तरी पैंजिया को गोंडवाना लैंड और दक्षिणी भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी गलत है। इसमें क्या है, दिशाएं उलट दी गई हैं। पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहा जाता है और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो प्रश्न में उत्तर को गोंडवाना और दक्षिण को अंगारा लैंड लिखा गया है, जो कि उल्टा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों ही कथन असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण और नदियों के बीच स्थान। तो कश्मीर हिमालय, जिसे हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं, यह
सिंधु और सतलज नदी के बीच का स्थित वाला क्षेत्र को हम बोलते हैं। उसके बाद जो कुमाऊं हिमालय है ये सतलज और काली वाला बीच के क्षेत्रफल है। नेपाल हिमालय जो है ये काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्रफल है। और असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग के बीच का क्षेत्रफल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 1 और 4 का 2 हो जाएगा। इसके साथ ये भी याद रखना है कि इस वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे। तो ये वर्गीकरण किया था सिडनी बुरार्ट ने, BURRRARD। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों के बारे में कौन सही नहीं है? सही नहीं है हमें बताना है। तो देखिए, कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत ऐसा प्रावधान है। सदस्यों का 1/3 भाग राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये भी सही है। इसके अलावा 2 चीज़ें और याद रखनी है कि 1/12 जो है वो है स्नातकों द्वारा और 1/12 जो है वो शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। हमारा जो ये कथन दिया है विधान परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है। विधान परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नहीं बल्कि विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने गए सभापति करते हैं, जिसे हम चेयरमैन बोलते हैं, सभापति करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट है, विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो सबको पता होगा, विदेशिया नाटक भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। विदेशिया इनका सबसे लोकप्रिय नाटक और नृत्य है जो पलायन यानी कि रोजगार के लिए बाहर जाने वाले पतियों और उनके पीछे छूटी पत्नियों के दर्द को दर्शाता है। उनके अन्य प्रसिद्ध नाटक जो है गबर, घिचोर और बेटी बेचवा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को उनकी शोध के लिए 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इमैनुअल मिग्नोट। इमैनुअल मिग्नोट और मर्चेंट क्लिफ्टन को नार्कोलेप्सी यानी कि अत्यधिक नींद आने का विकार की आनुवांशिक खोज के लिए 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये तो सबको याद होगा। पारो जो है ये भूटान का एक ऐतिहासिक शहर है और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला शहर है। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है और अयुत्थाया जो है ये थाईलैंड का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। क्वेश्चन है, त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में PBAT से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं? तो इसका आंसर होगा कमलपुर नगर पंचायत। त्रिपुरा के कमलपुर नगर पंचायत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्प के रूप में PBAT से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं। PBAT क्या है? PBAT तो यह एक जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल और रसायन मुक्त थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि APO की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत ने औपचारिक रूप से 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। यह घोषणा मई 2025 में जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ पे आयोजित APO के शासी निकाय की 67वीं बैठक के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नासा का कौन सा मिशन चंद्रमा के चारों ओर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर लौटा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टेमिस 2। 10 दिनों की ऐतिहासिक चंद्र परिक्रमा के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट में सवार 4 अंतरिक्ष यात्री 11 अप्रैल 2026 को सुरक्षित रूप से प्रशांत महासागर में उतरे थे। नेक्स्ट है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रही है? तो हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का 1 अप्रैल से झारखंड के रांची में प्रारंभ होने जा रहा है। रांची
यह टूर्नामेंट 12 अप्रैल तक चलेगा और इसमें प्रतिस्पर्धी डिवीजन आधारित प्रारूप का प्रयोग किया जाएगा, जिसे हॉकी इंडिया ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लागू किया था। नेक्स्ट है फिकेशन। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट है AIAM 120 C8 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का विकास किस देश ने किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। यह एक अमेरिका की एक प्रमुख रक्षा एजेंसी रेथीयोन द्वारा निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली एक अत्यधिक उन्नत मिसाइल है। नेक्स्ट है अल्मा किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चिली। अल्मा का फुल फॉर्म क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली रेडियो दूरबीन प्रणाली में से एक है। यह दक्षिण अमेरिकी देश चिली के अटाकामा मरुस्थल में लगभग 5000 मीटर पर स्थित है। यह यूरोपीय, अमेरिकी और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 में दिए गए धातु अधातु को कॉलम 2 में दिए गए उसके गुण धर्म से मिलान करना है। दिया है पारा। तो पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी, द्रव धातु। उसके बाद है गोल्ड। तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा महीन तार खींचा जा सकता है, जो इसकी अत्यधिक तन्यता को दर्शाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का ए। उसके बाद है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का हो जाएगा डी, अधातु जो विद्युत का सुचालक है। उसके बाद है पोटेशियम। तो ये इतनी मुलायम और क्रियाशील धातु है कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और इन्हें हवा या पानी से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो पोटेशियम और सोडियम दोनों सबसे क्रियाशील धातु हैं और दोनों को ही सेम प्रक्रिया जो मैंने बताया उसके द्वारा रखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का बी। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनना है। अभिकथन दिया है कि लवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक प्रस्थापित किया। तो देखिए अत्याधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक हैं एंटोनियो लवाइजियर ने ही सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित किया था। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो कारण भी बिल्कुल सही है। लवाइजिए के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी ज्ञात रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल और पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या होता है? F = G(m1m2/r²). तो जब हम g का मान निकालते हैं तो g बराबर क्या हो जाएगा? F(r²/m1m2). देखिए F का मान क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। r क्या है? एक r का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो r² का होगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर बटे में m1 क्या है? मास है, द्रव्यमान है। तो kg/kg। तो हमारा आंसर क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनें। पहला अभिकथन है कि एक समान गति में किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है। तो एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में वस्तु का जो वेग है हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है। तो ये तो अभिकथन हमारा सही हो गया। कारण देखिए, किसी वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है यदि वह एक सीधी रेखा में असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो
तो ये गलत है। यहाँ पे जो परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु को एक समान गति में तब कहा जाता है जब वह समान समय अंतराल, यहाँ पे लिखा है असमान समय अंतराल, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। तो यहाँ पे अगर असमान समय अंतराल नहीं लिखा रहता तो हम बोल सकते थे कि ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए सत्य है और आर असत्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य कथन क्या है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। स्थितिज ऊर्जा कण के स्थिति और विन्यास के कारण संचय ऊर्जा है। किसी वस्तु या कण की वह ऊर्जा जो उसकी विशेष स्थिति या विन्यास या आकार के कारण होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि तनी हुई कमान में ऊर्जा या ऊंचाई पर रखे पत्थर में ऊर्जा। यहाँ पे जो लिखा है स्थितिज ऊर्जा पिंड के चाल पर निर्भर करती है। तो देखिए चाल पर निर्भर करने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, न कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमेशा नियत नहीं होती, यह स्थिति बदलने पर बदल जाती है। यहाँ पे लिखा है स्थितिज ऊर्जा हमेशा नियत होती है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। स्थितिज ऊर्जा कर के त्वरण पर भी निर्भर करती है, तो ये गलत है। आपको याद रखना है स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, mgh। एच का है ऊंचाई है, तो विन्यास के और स्थिति के कारण संचय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जो असत्य है हमें उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी में उरूक को विशाल एवं प्राचीन नगर कहा गया है। अत्यंत सुंदर शहर जैसी ऐतिहासिक विशेषता नहीं दी गई है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था, ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर महत्वपूर्ण शहरों में स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोकावदान। यह एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है जिसमें सम्राट अशोक के जीवन, उनके बौद्ध धर्म में परिवर्तन और उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए कार्यों का वर्णन है। इसी ग्रंथ में लिखा है कि अशोक ने भगवान बुद्ध के मूल अवशेषों को एकत्रित कर उन्हें भारत के 84,000 महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर वहाँ स्तूपों का निर्माण करवाया था। देखिए बुद्ध चरित्र जो है यह अश्वघोष द्वारा लिखा गया है, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं। यह कुषाण काल में लिखा गया था, यानी कनिष्क के समय। दीपवंश और महावंश ये दोनों श्रीलंका के प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ हैं जो मौर्य काल और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चिन्हाट का युद्ध। तो चिन्हाट का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 जून 1857 को। लखनऊ के पास विद्रोहियों और ब्रिटिश सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हेनरी लॉरेंस की हार हुई थी। ठीक है, उसके बाद है लखनऊ में विद्रोह। तो ये हुआ था 4 जून 1857, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा। तो ये हुआ था 11 से 12 मई के बीच 1857। मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था। युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। तो ये घटना है 17 से 18 जून 1858। ग्वालियर के पास युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई। तो हमें इसे कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या होगा, पहला होगा सी। ठीक है, सी यहाँ पे होगा। उसके बाद होगा बी, बी यहाँ पे 4 जून, CBAD। ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की चोटियों को पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला आएगा कामेत। कामेत जो कि उत्तराखंड के में है, ये सबसे पश्चिम में है। ठीक है, उसके बाद है धौलागिरी जो कि नेपाल में है। कामेत, धौलागिरी। इसके बाद है एवरेस्ट जो कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, धौलागिरी के पूरब में है ये। उसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम भारत में है, नेपाल सीमा सबसे पूर्व में है। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कंचनजंगा है जो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। K2 या गॉर्डन ऑस्टिन कार्यक्रम श्रेणी में है ये। और नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल चोटियाँ उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के लौह अयस्क संसाधन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य हमें बताना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन होगा इसका सी। कथन सी असत्य क्यों है, तो प्रसिद्ध बेलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं बिहार में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लौह अयस्क निकाला जाता है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह के जरिए जापान को निर्यात किया जाता है। झारखंड और बिहार के विभाजन के बाद अधिकांश प्रमुख खनन क्षेत्र झारखंड में चला गया था, ये ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, असत्य ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकरेल परियोजना किसके संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घड़ियाल के लिए। कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास कुकरेल वन क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में लुप्त प्राय घड़ियालों और मगरमच्छों के संरक्षण, कृत्रिम प्रजनन और उन्हें पुनः नदियों में छोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए बांध और उसकी विशेषता से। तो पहला है कल्लन्नई बांध। तो कल्लन्नई बांध जो है यह कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण 2वीं शताब्दी में चोल राजवंश के राजा करिकाल ने कराया था और यह दुनिया के सबसे पुराने चालू बांधों में से एक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ए का होगा 3, भारत का प्राचीनतम बांध। हीराकूद इसकी कुल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जो इसे विश्व के सबसे लंबे बांधों में शामिल करती है, लंबे बांध में। तो बी का हो जाएगा हमारा 2, भारत का सबसे लंबा बांध। तो ये कहाँ किस पे है? महानदी में, नदी पर बनाया गया है, उड़ीसा में। तो बी का हो जाएगा हमारा 2, सामने। उसके बाद है टिहरी बांध। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में स्थित है ये। तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद है इदुक्की। तो भारत का ये चाप बांध है, आर्क डैम बोलते हैं इसको, जो कि पेरियार नदी पर है, केरल में बनाया गया है। तो इसका हो जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो बिहार से थे कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदेश्वर पाठक। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। इन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी, जिसने भारत में स्वच्छता, सुलभ शौचालयों के निर्माण और मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगस्त 2023 में इनका निधन हो गया था। ये बिंदेश्वरी पाठक को भारत का टॉयलेट मैन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का आधिकारिक अनुसंधान और विकास विंग है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को खास श्रृंखला के खाद्य ये है ट्रॉफिक क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पोषण स्तरों के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले आते हैं स्वपोषक, ये हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रथम पोषण स्तर इसे बोलते हैं। उसके बाद आते हैं शाकाहारी जो पौधों को खाते हैं, जैसे कि हिरण या टिड्डा, ये द्वितीय पोषण स्तर है। उसके बाद आते हैं छोटे मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे कि मेंढक, बिल्ली, ये तृतीय पोषण स्तर है। उसके बाद आते हैं बड़े मांसाहारी जो छोटे मांसाहारियों को खाते हैं, जैसे कि शेर, बाज, ये चतुर्थ पोषण स्तर है। एक इसके साथ एक और फैक्ट याद रखना है, 10% का नियम। तो ये नियम है लिंडेमैन का। वैज्ञानिक रेमंड लिंडेमैन के अनुसार एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन और चयापचय में नष्ट हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव वर्ष 2023 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के KIIT विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इस भव्य आयोजन में देश के 26 राज्यों के लगभग 5000 जनजातीय एथलीटों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपिको आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन संरक्षण। यह दक्षिण भारत स्पेशली कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए चलाया गया एक अहिंसक आंदोलन था। इसकी शुरुआत सितंबर 1983 में हुई थी। यह आंदोलन उत्तर भारत के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन से प्रेरित था।
कन्नड़ भाषा में अप्पिको का अर्थ होता है गले लगाना यानी पेड़ों से चिपक जाना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ये भी अगले एग्जाम में हो सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फिलेमोन योंग होगा एक्चुअल में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र जो सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक सक्रिय रहा था, इसके अध्यक्ष के रूप में कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन योंग को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा था? तो देखिए, सरफरोशी की तमन्ना जो है ऐतिहासिक शोध के अनुसार यह गज़ल मूल रूप से 1921 में पटना के एक शायर थे बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी, लेकिन इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गाकर अमर और सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया था। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप चाहें तो ऑप्शन ए दे सकते हैं, लेकिन अगर आंसर की चैलेंज करना हो तो आप इसे चैलेंज भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बिस्मिल अजीमाबादी, क्योंकि ये पूछा है किसने लिखा था, किसने प्रसिद्ध किया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल हम बोल सकते थे, लेकिन लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिहार के राधा मोहन चौबे अंजन जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संगीत। बिहार के राधा मोहन चौबे अंजन जी का संबंध साहित्य विशेष करके भोजपुरी और हिंदी कविता और गीत लेखन के क्षेत्र से है। वो भोजपुरी भाषा के अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रख्यात साहित्यकार, गीतकार तथा कवि थे। अंजन जी के नाम से मशहूर इस साहित्यकार ने लगभग 38 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में भक्ति गंगा, शिवो अहम, जय बजरंग बली और आहत क्षण शामिल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें, यहाँ जिला है, जिलों में से किसमें राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए अस्थायी अनुमति दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैमूर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए अपनी सैद्धांतिक और अस्थायी मंजूरी प्रदान की है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे कि CFC के उपयोग को कम करना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसी दिन 16 सितंबर 1987 को प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओजोन मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। डॉप्सन एक एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनें। अभिकथन है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किसी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो ये बिल्कुल सही है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लगता है और वस्तु का विस्थापन भी नीचे की ओर होता है। तो दोनों की दिशा होने के कारण इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ये क्या होता है? 0 हो जाता है, इसलिए किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखिए W बराबर क्या होता है? F cos, यहाँ पे F S cos थीटा, ठीक है। S क्या है? विस्थापन है, F क्या है? बल है, और cos थीटा क्या है? F और S के बीच का कोण है। तो चूंकि ग्रेविटी हमारा क्या है? नीचे लग रहा है G, F बराबर क्या होगा? mg नीचे लग रहा है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी नीचे हो रहा है। तो इनके बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो हमारा आंसर क्या होगा? FS होगा, जो कि पॉजिटिव आ रहा है यानी धनात्मक होता है। कारण दिया है कि जब लगाए गए बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो बिल्कुल अभी मैंने ये समझाया कि बल और हमारा विस्थापन एक ही दिशा में है तो कार्य इसलिए धनात्मक है। तो कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। तो देखिए, टोन का मतलब होता है एकल आवृत्ति की ध्वनि। एकल मतलब एक ही आवृत्ति की ध्वनि। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। उसके बाद है स्वर। तो विभिन्न आवृत्तियों के संयोजन से उत्पन्न ध्वनि को
स्वर कहते हैं जो सुनने में काफ़ी सुखद होता है। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न आवृत्तियों के संयोजन से उत्पन्न ध्वनि। फिर है शोर यानी नॉइज़, या अप्रिय या अनियमित ध्वनि तरंगे हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है गुणता यानी कि टिम्बर बोलते हैं या फिर क्वालिटी, तो ध्वनि की वह विशेषता जो समान तारत्व और प्रबलता के विभिन्न स्रोतों में भेद कराती है, तो ये हो जाएगा हमारा सी। तो पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा के, चौथा का सी, तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध आर निर्भर करता है किस पे? तो देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। तो ऑप्शन में देखिए आर इज इक्वल टू रो एल बाई है क्या? नहीं है, नहीं है। तो रो बराबर क्या होगा, आर ए बाई एल। तो रो बराबर आर ए बाई एल ऑप्शन सी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेंडल को, जॉर्ज मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के माध्यम से वंशागति के बुनियादी नियमों जैसे कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम इत्यादि को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दो कथन दिए गए हैं, क्रमशः अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनें। वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, तो ये कथन सत्य है। वायरस में कोई कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य या कोशिकीय संरचना नहीं होती। ये केवल न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन के आवरण से बने होते हैं। दूसरा कारण है, वायरस मेजबान के बिना जीवन की विशेषता नहीं दिखाते। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। जब तक वे किसी जीवित मेजबान कोशिका के भीतर प्रवेश नहीं करते, वे कोई जैविक लक्षण या जीवन की गतिविधि प्रदर्शित नहीं करते। तो कारण भी सत्य है, लेकिन यह कारण इस बात की व्याख्या नहीं कर रहा है कि वायरस में कोशिका झिल्ली क्यों नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जायांग का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये दल होगा। तो जायांग किसे बोलते हैं? तो ये फूल का मादा जननांग होता है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो यहाँ पे देखिए वर्तिका, अंडाशय और वर्तिकाग्र दिया है। दल जो है ये फूल की रंगीन पंखुड़ियों को कहा जाता है जो कीटों के परागण के लिए आकर्षित करती है। ये जननांग का हिस्सा नहीं है बल्कि एक सहायक चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में नहीं पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हमारे सीने में हृदय और अस्टर्नम हड्डी के पीछे पाई जाती है, न कि मस्तिष्क में। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को परिपक्व करती है। मस्तिष्क की ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? तो पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, ये तीनों ग्रंथियाँ मानव मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद कॉलम 1 में दिया है और कॉलम 2 में अनुच्छेदों के प्रावधान से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 53 में क्या है? तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो हमारा ऑप्शन होगा इसका बी, कार्यकारी कार्य। अनुच्छेद 61 में तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन होगा इसका डी। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन होगा ए। अनुच्छेद 356 तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो इसका हो गया ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी, ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम को चुनिए। पहला दिया है कि विधेयक पर सदन से मतदान। इसके आगे बढ़िए, संसदीय समितियों द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श, उसके बाद विधेयक के दूसरे सदन में भेजना और विधेयक का सदन में पेश होना। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि विधेयक का सदन में पेश होना काम होगा। उसके बाद क्या करेंगे, संसदीय समितियों द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श होगा। दूसरे चरण में विधेयक को बारीकी से जांच के लिए प्रवर या संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है। उसके बाद विधेयक पर सदन से मतदान होगा। समिति की रिपोर्ट के बाद, ये समिति जो रिपोर्ट देगी, इसके बाद विधेयक के प्रत्येक खंड पर बहस होती है और सदन में मतदान कराया जाता है। उसके बाद आता है चौथा, विधेयक को दूसरे सदन में भेजना, यानी एक सदन से पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक बिल जो है वो अधिनियम या कानून बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4, 2, 1, 3, ऑप्शन हो गया ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, क्रमशः अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है, नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चुनें। अभिकथन है कि महात्मा गांधी धर्म और राजनीति को अपृथक्करणीय मानते थे। तो देखिए अभिकथन बिल्कुल सत्य है। महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। वह धर्म विहीन राजनीति को मृत्यु जाल मानते थे। यहाँ गांधी जी के धर्म का अर्थ किसी विशेष संप्रदाय से नहीं बल्कि नैतिक मूल्य और सत्य और न्याय से था, ये ध्यान रखना है। कारण दिया है कि गांधी के अनुसार सर्वधर्म समभाव की धारणा को अपनाना चाहिए। तो ये भी सत्य है। गांधी जी सद्धर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान आदर के कट्टर समर्थक थे। राजनीति में उच्च मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए वे सभी धर्मों की अच्छाइयों और नैतिक सिद्धांतों को अपनाने पर बल देते थे। तो इसलिए कारण जो है अभिकथन की क्या करता है, सही पुष्टि करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 में दिए गए भारतीय राष्ट्रपति के कार्य को कॉलम 2 में दिए गए संबंधी से मिलान करना है हमें। भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी कार्य किससे संबंधित है, तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे कि अनुच्छेद 155 में दिया गया है। तो ए का हो जाएगा हमारा 4। ये अनुच्छेद 155 में इसका जिक्र है। विधायी कार्य तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करना, ये है अनुच्छेद 87 में दिया गया है। उसके बाद है वित्तीय कार्य, तो निचले सदन यानी कि लोकसभा में अनुदान की मांग पेश करने की अनुमति देना, तो ये हो जाएगा हमारा इसके आमने सामने। उसके बाद है न्यायिक कार्य, तो उच्चतम न्यायालय के नियम या आदेशों के संबंध में अनुमोदन, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, तो हो गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है हमें, संशोधन और विषय। तो 54वां संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1986 में। ईयर भी याद रखिए। ये संबंधित था न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि से संबंधित था ये। फिर था 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये आया था 2003 में। तो दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करना, मंत्रिपरिषद का आकार 15% सीमित किया गया था इसमें, तो ये हो गया हमारा पहला। फिर था 42वां संविधान संशोधन 1976, संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था इसमें, तो तीसरा का हो जाएगा 4। और 81वां संविधान संशोधन ये आया था 2000 में, नौकरियों में आरक्षण के बैकलॉग यानी रिक्तियों को भरने का क्षेत्र, तो चौथा का संबंध है किससे, 2 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला का 3, दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा, चौथा का दूसरा, तो बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,84,100 रुपये की राशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो हमें मूलधन क्या दिया है, 2,84,100, गुणित दर क्या दिया है 20%, समय क्या दिया है 2 वर्ष, बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको गुणा कर कीजिए, तो 2 दूनी 4, 0 यहाँ पर लगा दीजिए, 4 एकम 4 हुआ, 4 चौके 16 के 6, हासिल 1, 4 8 32 1 33 के 3, हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, तो 1,13,640 रुपये। तो 1,13,640 पहला कथन तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया, साधारण ब्याज। उसके बाद बोला है चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर होता है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए समतुल्य दर निकालेंगे। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 20% की प्रभावी दर निकाल लेंगे। प्रभावी दर, चक्रवृद्धि दर इसको बोलेंगे। तो ये होगा 20 प्लस 20 गुने 20 बटे में 100, तो ये किसके बराबर होगा, 44 के बराबर होगा। ठीक है, 44% के। तो हमारा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा, 2,84,100 गुने 44 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 15,004 आएगा। तो कथन 2 में जो लिखा है 125,006 ये गलत है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बोला है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो इसको घटाइए, 11 3 6 4 0, तो 4 में से 0 गया 4,
10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और उसके बाद 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 11 36 4, तो 11 36 4 ये दिया हुआ है हमारा। तो ये कथन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो पहला और तीसरा क्या है, केवल सही है, तो ऑप्शन हो गया हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 210 लकड़ियों को निम्नलिखित में तरीके से जमाया गया है। सबसे नीचे की पंक्ति में 20 लकड़ियाँ, अगली पंक्ति में 19 लकड़ियाँ और तीसरी पंक्ति में 18 लकड़ियाँ हैं। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में लकड़ियों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यह एक घटती हुई समांतर श्रेणी है। पहली पंक्ति में 20 है, दूसरे में 19 है, उसके बाद 18 है, ऐसे करके कहाँ तक गई है मान लेते हैं, हमें नहीं पता है, ये n तक गई है। ठीक है, तो प्रथम पद हमें क्या मिला है 20, सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस -1 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 मिलेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 मिलेगा। फिर कुल योग क्या दिया है, Sn बराबर 210 दिया है क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे 210 दिया है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn यहाँ पे मान रख दीजिए 210, n/2 2a मतलब 20 दूनी 40, यहाँ पे ये दिया है 40 प्लस n कितना है, तो n हमें निकालना है -1, और d का मान है -1, यहाँ पे हमें मिला हुआ है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 420 हो जाएगा, n ये हो गया 40 -n प्लस 1। तो हमारा समीकरण जो बनेगा वो बनेगा n² -41n प्लस 420 बराबर 0। हम जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा n-20 और n-21 बराबर 0। तो n बराबर या तो 20 होगा या तो n बराबर क्या होगा 21 होगा। यदि कुल पंक्तियाँ n = 20 ले तो सबसे ऊपरी पंक्ति यानी 20वां पद हमारा क्या हो जाएगा, a20 बराबर होगा a प्लस 20 -1 इंटू डी। तो 20 प्लस 19, डी कितना है -1 है, तो 20 -19 बराबर 1। ठीक है, अगर हम 20 लेते हैं तब, लेकिन यदि हम 21 लेते हैं, a21 लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 21 -1 इंटू डी। a कितना है 20 है, ये हो गया 20 इंटू -1, तो ये हो गया 0। चूँकि लकड़ी की संख्या 0 नहीं हो सकती, यानी n का मान ये 21 नहीं लेंगे, हम n का मान क्या लेंगे 20 लेंगे, और 20 लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसका मान 4/9 है तो x अनुपात y का मान हमें बताना है। तो देखिए x² प्लस 9y² प्लस 6y दिया है, और इसके बटे में है 16y² प्लस 25x² प्लस 60xy बराबर 4/9। इसको देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में है ये, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 3y के होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a² 5x का होल स्क्वायर 4y का होल स्क्वायर 2 × 5 × 4, यानी कि कितना 2 × 5 × 4, 5 के 20 दूनी 40। तो ये आएगा हमारा 40xy होना चाहिए। ए बी का गुणनखंड यहाँ पे दिया है हमें 60xy, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं बदलेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करना होगा, इसमें 9 से और इसमें 4 से। तो मुझे लगता है क्वेश्चन हो सकता है गलत दिया हो। यहाँ पे अगर 40xy देता अगर, तो देखिए 40xy हम रख के देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 40xy है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 × 5 × 4 कितना होगा 40 होगा। ये दिया है 4/9 परफेक्ट स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट में बदल देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y बटे में 5x प्लस 4y बराबर 2/3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9y बराबर 10x प्लस 8y। यहाँ से हम क्या निकालेंगे 7x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। हमें निकालना क्या है x/y निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/7। तो हम आंसर क्या टिक कर देते, ए टिक कर देते, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे 40 चाहिए, यानी कि क्वेश्चन क्या है गलत है। तो इसका आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु दिया है 52 वर्ष। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु 56 वर्ष होगी।
तो बिल्कुल कथन 1 सही है। कैसे? देखिए 4 सदस्य की वर्तमान कुल आयु कितनी होगी? वो 4 सदस्य की वर्तमान कुल आयु ये होगी 4 गुने 52, तो कितना हो गया ये 208। अब देखिए 4 वर्ष बाद प्रत्येक सदस्य की आयु कितनी बढ़ेगी? 4 वर्ष बढ़ेगी। अतः हमारा नया औसत क्या हो जाएगा? 52 में सीधा हम क्या करते हैं? 4 जोड़ देते हैं, क्योंकि 4 क्या है, सब में बढ़ा है। तो चाहे तो हम इसमें भी जोड़ के निकाल सकते हैं, 4 चौके 16 कर, यहाँ पे 4 लोगों में 4-4 साल बढ़ा है तो 4 लोगों का 16 हो जाएगा, और उसके बाद 4 से हम भाग दे देंगे तो ये वही हो जाएगा 52 + 4 = 56। तो ऑप्शन हमारा कथन 1 सही है। कथन 2 देखिए, 1 वर्ष बाद एक सदस्य की 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है तो औसत आयु 43 वर्ष हो जाती है। तो पहले ये निकालना है कि 1 वर्ष बाद परिवार की कुल आयु कितनी होगी। तो देखिए वर्तमान कुल आयु कितनी थी? 4 गुने 52 थी, यहाँ पे 52 वर्ष दिया है, प्लस 4 गुने 1 होगी 1 वर्ष बाद उनकी आयु, तो ये कितना हो गया टोटल? 212 हो गया। ठीक है, 212 वर्ष। अब कह रहा है कि अब 80 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जो शेष 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य, इनकी कुल आयु क्या होगी? तो 212 में से हम 80 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 132 वर्ष। ठीक है, तो शेष सदस्यों का नया औसत क्या होगा? तो 132/3 यानी कि 44 वर्ष। तो यहाँ पे हमें दिया है क्या? 43 वर्ष। तो ये हमारा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना की यात्रा में एक टैक्सी 60% की दूरी के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, 20% के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तथा शेष दूरी के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? तो मान लेते हैं कि कुल दूरी हमारी क्या है? कुल दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने ऐसा माना है। तो भाग 1 में हमारा क्या होगा? भाग 1 दूरी कितनी होगी? दूरी 60% बोला है तो 100 का 60% कितना होगा? 60 किलोमीटर होगा। चाल कितना दिया है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय t1 बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे चाल, तो ये हो गया 2 घंटा। ठीक है, 2 आवर्स। अब देखिए भाग 2 में दूरी क्या है? 20% है, तो 100 का 20% क्या होगा? 20 किलोमीटर। और चाल क्या दिया है? चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा t2 समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे में चाल, तो ये हो गया 1 घंटा। ठीक है, भाग 3 देखिए, भाग 3 में क्या है? शेष दूरी। तो शेष दूरी क्या होगा? 60 + 20 80, तो 100 में से 60 + 20 को हम क्या करेंगे? घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20 किलोमीटर मिलेगा। और चाल क्या दिया है? चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रश्न में यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया है। तो t3 बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे में चाल यानी कि 2 घंटा। तो टोटल कुल समय कितना हो गया? कुल समय बराबर 2 + 1 + 2 यानी कि 5 घंटा। तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल लिया गया समय। कुल दूरी क्या है? 100 है हमने माना था, और कुल समय क्या है? 5 घंटे। तो ये क्या हो गया? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 4 रुपये अधिक मिलता है और बी को सी से 3 रुपये अधिक मिलता है, तो उनके हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए, बी और सी, तो मान लेते हैं सी का हिस्सा क्या है? 100 रुपये है। ठीक है, तो देखिए बी को सी से कितना मिला है? 3 रुपये अधिक मिला है, तो बी को कितना मिलेगा? 1 से 3 रुपये अधिक मिल गया सी से। अब बोल रहा है कि ए को बी से 4 रुपये अधिक मिले हैं, तो बी को मिला है x + 3, तो x + 3 में हम क्या करेंगे? 4 रुपये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 7। ठीक है, और तीनों को कितना मिला है? टोटल 40 रुपये मिला है, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो 3x + 10 बराबर 40, 3x बराबर 30, तो x बराबर हो गया 10। तो इनके हिस्सों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पे मान रख दीजिए x + 7 यानी 10 + 7 17,
x + 3 10 + 3 13 और 10, तो 17 13 और 10, तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बैंकों में दो बराबर धनराशि 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती हैं। यदि उनके ब्याज का योग 19,200 है तो राशि क्या थी। तो मान लेते हैं कि हमारा प्रत्येक बराबर जो धनराशि है मूलधन है वो P है, ठीक है। तो कुल ब्याज दर बराबर क्या होगा, पहले बैंक का समय गुने दर प्लस दूसरे बैंक का समय गुने दर। तो देखिए P गुने 5 गुने 16/100 प्लस P गुने 7 गुने 16/100, ये पहले बैंक का ब्याज हो गया और ये दूसरे बैंक का ब्याज हो गया। दोनों का योगफल दिया है 19,200। तो हम क्या करेंगे, P गुने 16/100, ये 5 + 7 = 192, मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अब कटा के देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1200 में कटेगा, ये 7 × 5 = 12 होगा, तो ये 100 बार में कटेगा। तो P बराबर क्या होगा, 100 × 100 यानी कि 10,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन यूरोपियन सामंतों की सबसे छोटी श्रेणीबद्ध संस्था कौन सी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्स। सबसे ऊपर कौन होता था, राजा होता था। राजा के नीचे सबसे बड़े सामंत होते थे, ड्यूक जिसको बोलते थे, और ड्यूक के साथ साथ अर्ल या काउंट भी होते थे, अर्ल या काउंट। इसके नीचे जो होते थे वो होते थे बैरन, और बैरन के नीचे होते थे नाइट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित वैशाली किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वज्जी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक वज्जी 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थी। इस गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। वैशाली को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक व्यक्ति के आक्रमण को संभवतः मिथिला में कर्नाटों के उदय से जुड़ा माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत के प्रतापी चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम के उत्तर भारत, बंगाल और बिहार के अभियानों के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, जिसने मिथिला में नान्यदेव द्वारा कर्नाट राजवंश जो कि 1097 ईस्वी में स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की। तो ऑप्शन हो गया राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है। तो लखनऊ का जो दिया है वाजिद अली शाह, तो ये गलत है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह ने नहीं बल्कि उनकी बेगम हजरत महल ने किया था। तो यही वाला हमारा क्या हो गया, असंगत हो गया। कानपुर से नाना साहब ने किया था, तो ये बिल्कुल सही है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, और शाहमल से बड़ौद परगना ने किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, लखनऊ का वाजिद अली शाह नहीं बल्कि इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फरीद यानी शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहार खां। बिहार के सूबेदार बहार खां नुहानी सुल्तान मोहम्मद शाह के अधीन काम करने वाले ने फरीद द्वारा एक ही तलवार के वार से शेर को मार गिराने की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे शेर खां की उपाधि दी थी, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से भारत का सम्राट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमफेड क्या है। तो कॉमफेड जो है ये बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ है, जो प्रसिद्ध सुधा डेयरी ब्रांड के नाम से दूध और दुग्ध उत्पादन का विपणन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतत विकास के लिए एक वैश्विक पहल। एजेंडा 21 वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अपनाया गया एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना दस्तावेज है, जो 21वीं सदी में वैश्विक सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सरकारी कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित रहे हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, तो रोजगार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका काम था, तो ये भी गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित था। मध्याह्न भोजन योजना, तो स्कूली बच्चों में पोषण बढ़ाना और ड्रॉप आउट कम करना, तो ये भी गरीबी उन्मूलन का संबंधित था। उसके बाद है न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं देना, तो ये भी इसी से संबंधित था। और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो कि स्वरोजगार के जरिए सीधे गरीबी रेखा से ऊपर उठाने वाला काम था, ये 1980 में ये आया था, तो ये भी इससे संबंधित था। तो उपयुक्त हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, हम सही विकल्प चुनिए। कॉलम 1 का कॉलम 2 से। मुद्रास्फीति, तो बढ़ती कीमत की प्रक्रिया यानी सतत मूल्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3, बढ़ती कीमत की प्रक्रिया। उसके बाद है बी, अति मुद्रास्फीति, मूल्य में तीव्र व अनियंत्रित वृद्धि को अति मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद है मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन, तो स्थिरता या मंदी के साथ मुद्रास्फीति यानी उच्च बेरोजगारी और उच्च महंगाई, तो ये संबंधित होगा ऑप्शन ए। उसके बाद है विस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन, तो उच्च स्तर से कीमतों में मामूली कमी लाने की प्रक्रिया यानी महंगाई दर का धीमा होना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर हमें चुनना है। देखिए, उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो जब उपभोक्ता अपने अधिकारों और कानूनी राहतों के प्रति जागरूक होते हैं तभी वह बाजार में होने वाली मिलावटखोरी या बेईमानी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक उपभोक्ता जिसे अपने अधिकार और उसके लिए उपलब्ध राहतों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, वह किसी भी अनुचित व्यापार प्रथाओं या बेईमान शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की स्थिति में होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, अभिकथन ए सही है, कारण आर सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक की गणना में स्वास्थ्य के किस सूचक पर विचार किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य आयाम होते हैं। पहला है स्वास्थ्य यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा यानी स्कूल जाने के अपेक्षित और औसत वर्ष, तथा जीवन स्तर यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए, अभिकथन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 के दशक के बाद घटने लगी, हालांकि कुल जनसंख्या में वृद्धि होती रही। तो अभिकथन सही है, क्योंकि भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 81 कितनी थी, 84.66, और इसके बाद 1981 से 91 में ये हो गई 23.87 के दशक से लगातार घटने लगी थी। परंतु जो कारण दिया है, हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया, जिससे आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता कम हो गई। तो ये गलत है, क्योंकि वृद्धि दर घटने का मुख्य कारण परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार था, न कि हरित क्रांति द्वारा श्रमिकों की आवश्यकता का कम होना। तो आर गलत है, कथन ए सत्य है और आर असत्य, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, भारत में वैश्वीकरण के संबंध में कारकों के बारे में सही कथनों का चयन करें। तो पहला कथन दिया है कि परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार, तो ये कथन बिल्कुल सही है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार आया। उसके बाद विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में उदारीकरण, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है तीसरा, 10 विकसित देशों की तुलना में भारत के प्रति WTO के अनुकूलन नियम, तो ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के नियम अक्सर विकासशील देशों के बजाय विकसित देशों के पक्ष में झुके होने के कारण विवादित रहते हैं। तो ये वाला तो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारा आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। अवधारणा और स्पष्टीकरण। तो देखिए, बहुआयामी गरीबी, तो ये अनेक वंचनाओं के माध्यम में गरीबी को मापना, इसका होगा ऑप्शन 2। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो अल्काइर और फोस्टर द्वारा विकसित पद्धति पर यह आधारित है, तो इसका हो जाएगा 1। और MPI के आयाम, तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर 3 आयाम और इसके 10 संकेतक हैं, तो ये हो जाएगा 4। और सतत विकास लक्ष्य 1, तो लक्ष्य 1 में था 2030 तक हर जगह सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य, तो ये हो गया इसका 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उन्हें देश रत्न और आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी से संबंधित है ये।
पेनल्टी कॉर्नर या शॉर्ट कॉर्नर हॉकी खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रक्षात्मक टीम द्वारा अपने डी एरिया सर्किल के अंदर बेईमानी या नियम उल्लंघन करने पर आक्रामक टीम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय जब भी आवश्यक हो राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय से विधिक सलाह ले सकते हैं। तो ये कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटर के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है। कथन सी दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के पास सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। तो जो ये कथन है ये गलत है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ सामान्य रूप से सीधे अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को तब तक नहीं होता जब तक उसमें कानून का कोई व्यापक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न न हो। अनुच्छेद 136 के सब क्लॉज 2 में स्पष्ट रूप से सैन्य अदालतों को इसके विशेष विधाधिकार से बाहर रखता है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय का भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो बिल्कुल यह भारत का सर्वोच्च और अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ऑप्शन हो गया डी सही है। तो ए, बी और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म सुमेलित कीजिए उच्च न्यायालय और क्षेत्राधिकार। तो देखिए लक्षद्वीप जो है ये केरल हाईकोर्ट का अधीन आता है। तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद जो पौंडीचेरी है ये पुडुचेरी इसके मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा इसका। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा इसका। और बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है दमन और दीव, तथा दादरा एवं नागर हवेली भी इसी के अंदर आता है। ये भी ध्यान रखना है। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों और उनसे संबंधित विधायी शक्तियों को दर्शाता है गलत तरीके से मिलाया गया है। तो देखिए गलत तरीके से मिलाया गया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राज्य सरकार के लिए राज्य सूची है, बिल्कुल। केंद्र सरकार के लिए संघ सूची है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए समवर्ती सूची है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट शक्तियाँ, ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ वे विषय जो किसी सूची में शामिल ही नहीं है, मतलब ना ही राज्य सूची में है, ना ही संघ सूची में, ना ही समवर्ती सूची में है, वो विषय अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत आती हैं। तो ये केंद्र सरकार के पास निहित होती है अनुच्छेद 248 के अनुसार, न कि स्थानीय निकाय या पंचायत के पास। तो बाकी सभी सुमेल सही है। डी क्या है हमारा, गलत है। नेक्स्ट होगा कॉलम 1, कॉलम 2 प्रावधान, उससे सुमेलित करना है संवैधानिक संशोधन और प्रावधान। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था, इसमें प्रस्तावना में समाजवादी राज्य शब्द जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा 2। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये हो गया 3। 86वां संविधान संशोधन 2002, तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) ए जोड़ा गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 ऑप्शन हो गया हमारा ए आंसर। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 1986 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनके विवादों के निपटारे के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे कोपरा भी बोलते हैं, ये पारित किया गया था। इसलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फरवरी 2026 में ओटावा कन्वेंशन यानी माइन बैन ट्रीटी से हटने की घोषणा की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोलैंड। फरवरी 2026 में वर्तमान भू राजनीतिक सुरक्षा परिदृश्य और क्षेत्रीय रक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पोलैंड ने बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाली वैश्विक संधि ओटावा कन्वेंशन से आधिकारिक तौर पर पीछे हटने की मंशा प्रकट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लीवर को यानी यकृत को। तो पीएससी जो है वो लीवर की एक पुरानी बीमारी है जिसमें यकृत के अंदर और बाहर पित्त नलिकाओं में सूजन के कारण रुकावट आ जाती है, जिससे धीरे धीरे लीवर डैमेज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई ब्लूटोंग बीमारी किस प्रजाति के द्वारा फैलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूलिकॉइड्स मिज। तो ब्लूटोंग मुख्य रूप से भेड़, बकरी और मवेशियों जैसे जुगाली करने वाले पशुओं में होने वाली एक वायरल बीमारी है। यह वायरस किसी संक्रमित कीट यानी एक प्रकार की छोटी मक्खी या मच्छर, जिसे क्यूलिकॉइड्स मिज कहते हैं, इसके काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन
हिंदी, डू नॉट क्लाउड अराउंड दिस प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ भीड़ मत लगाओ। तो डू नॉट क्राउड का सबसे सटीक और व्यवहारिक अनुवाद भीड़ मत लगाओ होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही ऑलवेज हैज़ हिज ओन वे। तो एक इडियम होता है, मुहावरा होता है, टू हैव वंस ओन वे। इसका अर्थ होता है अपनी मर्जी चलाना या मनमानी करना। तो ये होगा वह हमेशा मनमानी करता है। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स एट ए स्ट्रेच। तो एट ए स्ट्रेच का अर्थ होता है बिना रुके या लगातार। तो मैं लगातार 10 घंटे काम कर सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो जीवन के सुख दुख या उतार चढ़ाव के लिए अंग्रेजी में अप्स एंड डाउन्स मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ही हैज़ सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, थकान से मेरे पैर हजार हजार मन के हो रहे हैं। तो पैर भारी होने या अत्यधिक थकान के लिए पैरों में दर्द और निढाल होना सबसे उपयुक्त और प्राकृतिक भाव व्यक्त करता है, फुट स्टोर और वियरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम फीलिंग फुट सोर एंड वियरी। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। तो यह वाक्य जो है स्वार्थी स्वभाव या केवल अपने बारे में सोचने को दर्शाता है, जिसका सीधा और सही अनुवाद होगा एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। तो हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो तथा सही विकल्प को चुनो। क्रमिक बट्टा 30%, 20%, 10% के लिए समतुल्य बट्टा 51% है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा क्या है, 100 है, ठीक है। तो 30% की इस पे छूट देंगे, 30% की छूट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 70 पे 20% की छूट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70 माइनस 14, तो ये हो गया 56। फिर इस 56 पे हम क्या करना है, हमें 10% की छूट देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 56 में से 5.6 घटाएंगे तो ये होगा 50.4। यानी कि 100 रुपये अंकित मूल्य था और 30, 20, 10 का छूट देने के बाद हम उसे बेच रहे हैं 50.4 में। तो कुल छूट यानी कि कुल बट्टा कितना होगा, कुल बट्टा, तो 100 में से 50.4 घटा देंगे तो ये होगा 49.6 और ये बोल रहा है 51% है। तो S1 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। S2 है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 12.5% छूट के बाद भी उसका लाभ 5% है। तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो लागत है CP कॉस्ट प्राइस वो 100 रुपये है, अंकित मूल्य बोल रहा है 20 रुपये अधिक है, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 20 रुपये अधिक बोला है इस पर, तथा 12.5% की छूट देता है वो। तो छूट की राशि क्या होगी, 120 के 12.5 को लिखते हैं 1/8, तो ये हो जाएगा 15, यानी छूट हो गया 15। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य 120 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 105। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो 105 में से 100 घटाने देंगे तो 5/100 गुने 100 यानी कि 5% का लाभ हो रहा है और ये बोला भी है। तो S2 क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो कथन S1 असत्य है और S2 सत्य है। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी, कथन S2 सत्य है जबकि कथन S1 क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक टेप रिकॉर्डर 7,000 में खरीदा और उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने इसे मोहन को बेचा, प्रत्येक ने इसमें 20% का लाभ अर्जित किया। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। राम और श्याम ने बराबर लाभ अर्जित किया, राम ने श्याम से अधिक लाभ अर्जित किया, राम ने श्याम से कम लाभ अर्जित किया। तो देखिए, राम के लाभ निकालते हैं। राम का जो लाभ है, राम का लाभ, राम का क्रय मूल्य यानी कि CP क्या है, यहाँ पे 7,000 दिया है, ठीक है। तो राम का लाभ कितना होगा, 7,000 का 20% पे इसने बेचा है, यहाँ पे बोला है 20% सबने लाभ अर्जित किया है। तो 20/100 ये हो जाएगा 1400 रुपये। तो राम ने श्याम को इसे कितने में बेचा होगा, तो राम ने श्याम को बेचा होगा इसे 7,000 प्लस 1400 रुपये यानी कि 8400 रुपये में।
तो राम का लाभ तो हमने निकाल लिया, अब श्याम का लाभ देखते हैं। श्याम का लाभ, तो श्याम का लाभ के लिए श्याम का क्रय मूल्य क्या होगा, 8400 होगा। अभी हमने बताया कि 7000 में सीपी राम का था और उसमें 1400 रुपये का लाभ जोड़ करके बेचा था उसे। तो श्याम का लाभ कितना होगा, 8400 का 20%, क्योंकि 20% सबने लाभ अर्जित किया है, तो 20/100, तो ये हो जाएगा 1680। देखिए, चूँकि श्याम का लाभ 1680, राम के लाभ 1400 से अधिक है, इसलिए राम ने श्याम से कम लाभ अर्जित किया। तो कथन हमारा क्या हो जाएगा, 2 सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3 का मान हमें बताना है। तो देखिए, 7 + 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 + 4√3। इस 4√3 को देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 × √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 7 हमारा पहले से है। फिर इसको अगर हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो a बराबर 2 और b बराबर √3। तो a² क्या होगा, 4 होगा, b² क्या होगा, 3 होगा। तो a² + b² + 2ab हमारा क्या होगा, तो ये होगा 4 + 3 + 2 × 2 × √3, यानी कि 7 + 4 √3। तो ये 7 + 4 √3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा, 2 + √3 मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 2 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया के बारे में कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए, यह 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। यह भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है, तो ये भी सही है। इसमें HCl एवं HNO3 1:3 के अनुपात में होता है, तो ये गलत है ऑलरेडी। अगर ये सही है तो ये गलत होगा, या फिर ये अगर गलत है तो ये सही होता है, लेकिन एक्चुअल में अनुपात 3:1 होता है। HCl जो होता है वो होता है 3 और HNO3 जो होता है वो होता है 1। ठीक है, यह गोल्ड एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है जो वो हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जा रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो Zn जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जा रहा है। यहाँ पे लेड जो है कॉपर को स्थापित कर रहा है, तो लेड क्लोराइड और कॉपर अलग हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे FeSO4 जो है ये डिसोसिएट हो रहा है, यानी विघटन हो रहा है इसमें Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। तो ये एक अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जहाँ पे एकल अभिकारक ऊष्मा पाकर 3 अलग अलग उत्पादों में टूट रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन दिया है हमें, कार्बन अन्य तत्वों के साथ बहुत दृढ़ बंध बनाता है और ऐसे यौगिक बहुत स्थिर होते हैं। तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है। कार्बन का आकार छोटा होता है और जिन तत्वों के अणु बड़े आकार के होते हैं वे कमजोर बंध बनाते हैं, तो कारण भी हमारा तो सही है। कार्बन का परमाणु आकार बहुत छोटा होता है, छोटा आकार होने के कारण इसका जो नाभिक है साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को मजबूती से पकड़ कर रखता है, जिससे बनने वाले सहसंयोजक बंध अत्यधिक मजबूत और स्थिर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग में इनमें से कौन सा परिणाम सही नहीं है। तो गलत वाला हमें चुनना है। तो देखिए, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, तो ये तो परिणाम था। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण वापस आए, अधिकतर नहीं आए थे, बहुत कम आए थे, तो ये गलत है। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके सीधा निकल गए थे, लगभग 99% निकल गए थे। बहुत ही कम कण, लगभग 12,000 में से एक, अपने मार्ग से विक्षेपित होकर वापस आए थे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, मस्तिष्क ही शरीर की सभी गतियों के लिए जिम्मेदार एकमात्र अंग है। तो ये गलत है।
क्योंकि शरीर की सभी गतियों के लिए मस्तिष्क एकमात्र अंग नहीं है। हमारी प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्त क्रियाएं मस्तिष्क की भागीदारी के बिना होती हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपातकालीन प्रवर्त क्रियाएं में त्वरित निर्णय में मेरुरज्जु द्वारा लिया जाता है। इसमें मस्तिष्क की सीधी भागीदारी तुरंत नहीं होती है। तो कारण सत्य है और अभिकथन गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ए असत्य है और आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समजात अंग का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पक्षी तथा तितली के पंख। पंख होगा ये। तो समजात अंग किसे बोलते हैं? तो वे अंग जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, जैसे मेंढक, मनुष्य और व्हेल के अग्रपाद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखा था। मोरक्को का ये प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपने अनुभव और भारत के इतिहास को अरबी भाषा में किताब उर रेहला नामक पुस्तक में संकलन किया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विदेशी यात्री अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है ख्वारिज़म में। तो महान विद्वान और किताब उल हिंद के लेखक अल बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में हुआ था। वह महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान उसके साथ भारत आया था। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।